दोस्तों, नीरज सिंह क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नीरज सिंह क्लासेस पर। आज हम इसका हिस्ट्री की 7th क्लास की बुक का 3rd चैप्टर करेंगे, दिल्ली के सुल्तान। तो आइए हम देखते हैं दिल्ली के सुल्तान कौन कौन थे और क्या क्या जो हिस्ट्री में बातें जो हो चुकी हैं। तो आइए हम इसमें करेंगे चैप्टर नंबर 3rd, दिल्ली के सुल्तान। यानी कि जो भी देखते हैं इसमें है 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि अजमेर के चौहानों को किस नाम से भी जाना जाता है, चाहमान के नाम से, ने परास्त किया। फिर नेक्स्ट इसमें आगे है तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे महत्वपूर्ण समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। इसमें नेक्स्ट है दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले गए, जो काफ़ी प्रचलन में थे, आपने सुने भी होंगे दहलीवाल सिक्के। फिर नेक्स्ट है राजपूत वंश। राजपूत वंश में इसका जो आरंभिक शताब्दी क्या है, 1165। फिर नेक्स्ट है अनंग पाल है, 1130 से 1145। चौहान का 1165 से 1192, आई थिंक ये 1105 है। फिर पृथ्वीराज चौहान, उनका क्या है, 1175 से 1192। फिर प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 90, और कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 से 1210, और शमसुद्दीन इल्तुतमिश का 1210 से 1236। रजिया का है 1236 से 1240, और गयासुद्दीन बलबन का 1266 से 1287। तो आप ये देख सकते हैं, बुक में आपको सारे मिल जाएगा। फिर खिलजी वंश जो आया था 1290 से 1320 तक आया था। फिर वही इसी में ही जो खिलजी वंश के अंदर जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, फिर सारे फीस का आप देख सकते हैं। इसके सन यहाँ पे 1290 से 1320 और 1296 से 1316। आपके सारी चीज़ें बुक में मिल जाएंगी, तो हम इसको ना करके बाकी आप इसके अंदर देख लेते हैं। तुगलक वंश है, फिर सैयद वंश है, लोधी वंश है। आइए हम आगे इसको नोट कर लेना आप। फिर अगर इसमें हम आगे करते हैं दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे, यानी कि हमें कैसे पता चलता है दिल्ली के सुल्तान कैसे थे कैसे नहीं थे। तो अभिलेखों, सिक्कों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख, एक वचन, त्वारिख, बहुवचन है, जो सुल्तान के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। त्वारिख के लेख सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटना का वर्णन भी करते थे और शासक को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। सम इम्पोर्टेंट जो इसके पॉइंट वगैरह हैं उसमें हम वो देखते हैं। त्वारिख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रह सकते थे। तो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये तो देख लिया हमने। फिर इसमें आगे हम देखते हैं कि वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम और इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। तो ये लेखक अक्सर शासकों के जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे, और उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। ये क्वेश्चन सीटेट में आया। इसमें क्या है, सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग में इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों में एक योग्य और सक्षम थी। ये जो है मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया था अपने सभी भाइयों में योग्य एंड सक्षम थी। ये लाइन सीटेट के एग्जाम में देखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। फिर इसमें नेक्स्ट है 1240 में सिंहासन से उन्हें क्या है, हटा दिया गया। देख सकते हैं 1236 में बैठे, 4 साल बाद उन्हें हटा दिया गया था। फिर इसमें हम देखते हैं जो बुक के बॉक्स में दिया गया लिंग भेद, उसमें क्या है, स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, यानी कि जो बॉडी जो फिजिकली जो इसमें डिफरेंस बताया गया है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया है कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट ये है आंध्र प्रदेश के प्रदेश वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार में रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। तो रुद्रमा देवी एक शायद साउथ की मूवी है, उसमें भी उनका नाम रुद्रमा देवी रखा गया है।
रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक जो थी उसमें क्या कश्मीर की रानी थी, कौन सी थी, दिद्दा, 980 से 1003 तक रही है। उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन उन्होंने दिया होगा। और इसमें आप देख सकते हैं कुछ राजाओं या जो भी हुए हैं उन्होंने खुद के बारे में कुछ ना कुछ बड़ा चढ़ाकर उसमें लिखवाया। फिर इसमें नेक्स्ट बॉक्स में दिया गया भीतरी शहर। तो हम देखते हैं प्रदेश क्या होता था। किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते थे वो भीतरी शहर कहलाते थे। नेक्स्ट है गैरिसन शहर। गैरिसन यानी किले बंद बसाव जहाँ सैनिक रहते थे उसे गैरिसन शहर बोला जाता था। फिर दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिस साम्राज्य तक। इसमें यह है दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत अधिक कठिन था। गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थिर भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इसी में नेक्स्ट है इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से पहले जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चारावाहों को अनेक प्रयास से खदेड़ दिया गया था। देख सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया गया। फिर नेक्स्ट है व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले और शहर बनवाए गए। फिर इसमें एक विस्तार तो यह है। फिर इसका नेक्स्ट है दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुआ और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। तो आप देख सकते हैं किस किस तरीके से विस्तार हुआ। इसमें नेक्स्ट है इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातु अपने कब्जे में ले ली। इसमें जो बुक में बॉक्स में दिया गया है जो डायग्राम पे दिया है कि 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुतुब अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा बनाई गई थी। सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दिल्ली के कुहान पुराना शहर कहा गया। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। फिर नेक्स्ट इसमें है मीनार 3 सुल्तानों यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई। फिर नेक्स्ट इसमें डायग्राम है उसके बारे में डिटेल है, आप उसमें बुक में देख सकते हैं कि बेगमपुरी की मस्जिद दी गई है। उसके बाद में जो डिटेल है उसमें यह है कि यह मोहम्मद तुगलक के राज्य में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहां पना विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनवाई गई थी। फिर मस्जिद ये क्या है, यह अरबी भाषा का शब्द है जिस शब्द का अर्थ है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा और घुटने और माथा टेक कर करते हैं। तो आप इसके वर्ड समझ गए होंगे। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की जो दिशा होती है उसे किबला कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिर नेक्स्ट है इसमें मोट मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। तो आप देख सकते हैं मंत्री ने भी जो है मोट मस्जिद का निर्माण कराया था। इसमें नेक्स्ट है बॉक्स में ही दिया है जमाली कमाली की मस्जिद 1520 में दशक में आखिरी दिनों में निर्मित कराई गई थी। फिर खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नजदीक से एक नज़र। तो यानी कि इनका जो प्रशासन था उसके बारे में दिया गया है। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश और सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों के सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इसमें नेक्स्ट इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा रखने के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। तो देख सकते हैं इसमें किस किस तरीके से सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, फिर कैसे कैसे इनसे काम करा जाता था। फिर आश्रित यानी कि जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता है उसे उस पर निर्भर होना पड़ता है। खिलजी
तथा तुगलक शासक बदंगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होती थी। नेक्स्ट इसमें है, पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों के भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किए और ये इलाके क्या कहलाते थे? इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इकतार और मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। फिर इसमें नेक्स्ट है, अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व और वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिक को भी तनख्वाह देते थे। फिर इसमें नेक्स्ट है, मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि पद वंश परंपरा से न चले और कोई भी रास्ता इतना थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद स्थानांतरण कर दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने शासनकाल में, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें दी गई हैं जो काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम छोड़ते चले जाएंगे। इसमें नेक्स्ट है कि पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। इसमें 3 तरह से कृषि पे कर, मवेशियों पे कर, घरों पे कर। कृषि पे जिन्हें खराज कहा जाता था और कृषि उपज का 50% लगभग जो 50% होता था। फिर इसमें नेक्स्ट बॉक्स में दिया गया है, 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में को बोला जाता था ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला किया और शीघ्र ही दिल्ली पर धावा झेलना पड़ा। तो आप देख सकते हैं उस टाइम पे इन लोगों ने कुछ नहीं किया। फिर इनके दोनों के बीच में डिफरेंस दिया गया है, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, तो आप इसे एक बार खुद रीड कर लें क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। फिर इसमें नेक्स्ट है, सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली कि किसी सुल्तान ने मंगोल के इलाके के फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। फिर 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत क्या थी? तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोधी वंशों का राज रहा और शेरशाह सूरी ने मंगोल सम्राट हुमायूं को चुनौती दी थी और उन्हें परास्त भी किया था। फिर इसमें हम नेक्स्ट देख लेते हैं बॉक्स। 3 श्रेणियां ईश्वरीय, शांति, नाइट और धर्म युद्ध थी। तो इसमें जो 3 थी कौन थी? 11वीं सदी में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया समाज को 3 वर्ग में बांटा गया था, प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। और ईसाई धर्म का समर्थन प्राप्त था इन लोगों को। इसमें यही है, नाइट धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित। नाइट कौन होते थे? जो ईश्वर की सेवा में जो समर्पित हो जाते थे वो नाइट कहलाते थे। फिर इसमें मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाता था और सैनिक अभियानों के लिए एक श्रृंखला चली, क्रूसेड धर्म युद्ध। तो इसमें देख सकते हैं आपको काफ़ी सारा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, बहुत लेंथी है, तो आप एक बार बुक रीड करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी जो हिस्ट्री की 7th क्लास की बुक में जो इंपॉर्टेंट है मैं बस वो कराऊंगी, तो इससे काफ़ी ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी और जो कि काफ़ी बोरिंग भी लग रहा है ऐसे करने में। तो इसमें हम बस इंपॉर्टेंट करेंगे, बाकी और कुछ इसमें एक्स्ट्रा है आप वो बुक से गो थ्रू करेंगे या मैं इसमें दिखा दूंगी, आप इसमें खुद इसको रीड कर लें एक बार ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 4। आज के लिए इतना ही और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें एंड थैंक यू।